नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका काफ़ी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके आरसेटी का जो 14 मई का एग्जाम हुआ है, इसके फाइनल आंसर की एंड दोस्तों मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा सारे सर्टिफिकेट क्लियर होंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपको ज़्यादा टाइम बात नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा हो कि एमएस पावरपॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी कि सबसे पहले स्लाइड से अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की दबानी पड़ेगी। इसके साथ में ना अगर आप सुबह वाली क्लास देख के जाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 25 प्लस आराम से क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि उस क्लास के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके मिले भी हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर बताया था। F5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सेम दिख रहा होगा। दोस्तों मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं ये सारे लाइन से आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि एमएस पावरपॉइंट 2010 के अंदर नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप एक नई स्लाइड बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम दबाना पड़ेगा। अगर आप नई विंडो खोलना चाहते हो तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी दबाना पड़ता, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में चैनल सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी की होती है। तो दोस्तों मैंने उस वाली क्लास के अंदर बताया था, यानी कि सुबह वाली क्लास के अंदर से मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए थे वो एज इट इज आपको मिले भी है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बोला था अगर आप उस क्लास को देख जाते तो दोस्तों आप यहाँ पर 80% आराम से बनती, जैसे मैंने आपको कम्युनिटी टैब वगैरह में सब में बोला था उसके अंदर भी। ठीक है, बात करें यहाँ पर काटने के लिए, यानी कि कट की जो शॉर्टकट कुंजी होती है मैंने आपको उसके अंदर बताया था कंट्रोल प्लस एक्स होती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, लेकिन आपको अपने पेपर के अंदर देख लेना मिल जाएगा आराम से। ठीक है, फिर मैं बोल देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोल रहा है। आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2010 के अंदर अंतिम पूर्वरत कार्रवाई को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। इस क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर रीडू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, रीडू की जो शॉर्टकट कुंजी थी वो यहाँ पर होती है कंट्रोल प्लस वाई। एंड दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट की एंड फुल फॉर्म की दोनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी। जिन्होंने भी उनको देखा था वो सब आज की डेट में बहुत ज़्यादा फायदे के अंदर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, एक नई विंडो खोलने के लिए, एक नया वेब ब्राउजर वगैरह खोलने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ेगा। ठीक है, आगे सामने अगर कोई भी विंडो खुली हुई है दोस्तों, अगर आप इसको नई विंडो के अंदर खोलना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ता है। ठीक है, सारी क्लासों के अंदर मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी की होती है। दोस्तों आपको जो शॉर्टकट कुंजी वाली क्लास जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी, यानी कि जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी उसके अंदर एक शॉर्टकट कुंजी थी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको डी फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर, यानी कि सुबह वाली जो क्लास आपको प्रोवाइड करवाई गई थी उसके अंदर मैंने आपको चीख चीख के बताया था कि इनपुट डिवाइस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्कैनर इसके अंदर एक अपवाद होता है। उसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जिसके पीछे भी ER और OR आता हो, वो सारे आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन स्कैनर उसके अंदर अपवाद है। मैंने आपको हर बार हर क्लास के अंदर बताया था। सुबह वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बाय एग्जांपल बताया था ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा की गणना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है फॉर्मूलाज का, यानी कि फॉर्मूला के अंदर आप जो है किसी भी जो कैलकुलेशन आपके सामने एक्सेल के अंदर हो रखी होती है उसका क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज के लिए किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर बताया था, इंटरनेट ब्राउज के लिए आपको यहाँ पर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से वेब ब्राउजर थे ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग आवश्यक फाइलों को साफ करने या सिस्टम को प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि अगर आप यहाँ पर फाइल को साफ करना चाहते हैं, यानी कि क्लीन करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क क्लीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमें कमेंट बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट बताना किसने वो सुबह वाली क्लास ली थी एंड दोस्तों उनके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ब्लर हो चुका है, लेकिन मैंने आपको ये वाली सुबह वाली जो क्लास थी उसके अंदर बाय एग्जांपल ही समझाया था। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है आपसे इसके अंदर ऐसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया था आपको, सबसे पहले दिया था 10, उसके अंदर दिया आपको 12, उसके अंदर दिया आपको 14, उसके अंदर दिया आपको 0। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था
F1 से F12 तक आपकी 12 का फंक्शन कुंजियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड दिया था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि 2 प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों सेम टू सेम एज़ इट इज़ मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कराए, सुबह वाली क्लास देख लेना। जिसको विश्वास नहीं हो मैं आपको लिंक दे दूँगा, या फिर आप जो है चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हो उस पर, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था GER और OR जिसके भी पीछे आते हो, वो सारा आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर अपवाद होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। मॉनिटर एंड प्रिंटर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे जो होता है वो जल्दीबाजी में इसका गलत आंसर लगा के आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि F5 की दबानी पड़ेगी, ये तो दबानी पड़ेगी। इसके साथ में अगला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर पढ़ना था कि स्लाइड शो के मेन्यू में व्यू शो का विकल्प को आपको यहाँ पर चयन करना है, कि ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। परसों वाली क्लास देख लेना, मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है एज इट इज वहाँ पर करवाया हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको मैंने कल ही करवाया था, यानी कि सुबह वाली क्लास के अंदर बताया था बीसीसी का विस्तारित रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बीसीसी का विस्तारित रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेल एड्रेस का जो सही उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा किसी भी MS एक्सेल के अंदर जब भी किसी भी सेल का एड्रेस लिखा जाता है, सबसे पहले आपका एक कैरेक्टर आता है, उसके अंदर आपका एक नंबर आता है। जितने भी कैरेक्टर वगैरह होते हैं सारे आगे आते हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पर नंबर की सीरीज चलती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंड दोस्तों मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर बाकायदा ये बताया क्वेश्चन एज इट इज ऑप्शन सही आपको बताया, चाहिए विश्वास नहीं हो सुबह वाली क्लास देख लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसी में दिख रहा हो कि MS एक्सेल 2010 में उपयोग करता है या तो खालिस्तान व्यू या खालिस्तान व्यू में से एक नई टेबल बना सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, टेक्स्ट एंड नंबर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसी में दिख रहा हो कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रतिष्ठित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्षैतिज रेखाएं जो होती है वो आपके यहाँ पर, वो आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, यहाँ पर आपकी ग्रिड लाइंस कहलाती है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा हो कि MSCR में सी के लिए क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MSCR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों सी का मतलब होता है करेक्टर, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर, करेक्टर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि खालिस्तान एनिमेशन जैसे प्रभाव होता है जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, यानी कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव होते हो तो दोस्तों उसके बीच में जो इफेक्ट आता है वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको परसों वाली क्लास के अंदर आपको ये बताया था, इनके ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी, मैंने आपको बोला था केवल आप 2 या 3 क्लास देख जाओ, जिसमें से अगर आप सुबह वाली क्लास देख के गए हो, जैसे मैंने उसके अंदर बताया था, तो आपके यहाँ पर 80% अवाब आराम से बनती है, जैसे मैंने उस क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि खालिस्तान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की 36 पट्टी होती है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि के जैसे कई विकल्प होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको उस वाली क्लास के अंदर बताया था कि सबसे नीचे वाली जो एक पट्टी आती है जिस पर आपके पेज वगैरह या फिर आपकी जो वर्ड वगैरह होता है वो सारा लिखा होता है, वो आपके यहाँ पर स्टेटस बार कहलाता है। टाइटल बार वो होता है जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह का नाम लिखा होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया था वो आपको दिया है एक छवि डालने के लिए, उसके अंदर आपको एक नई शीट खोलने के लिए, उसके अंदर आपको मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, उसके अंदर आपको फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। मौजूदा शीट को अगर आपको सेव करना है तो Ctrl+S दबाना पड़ता है, नई शीट खोलने के लिए Ctrl+N दबाना पड़ता है। एंड दोस्तों एक छवि को डालने के लिए आपको यहाँ पर वाटरमार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। दोस्तों मैंने आपको एज इट इज सारे क्वेश्चन बताए हैं। एंड दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी मैंने आपको एज इट इज बताया है। CD या DVD को कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर क्या कहा जाता है। दोस्तों CD और DVD पर कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी बर्निंग कहलाती है। इसके साथ में मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो आपके कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी बूटिंग कहलाती है, इनके ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है जो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचारित करने के लिए यानी कि प्लास्टिक धागे फाइबर का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बात करें यहाँ पर सबसे पहले कथन की यानी कि सबसे पहले वक्तव्य की, तो दोस्तों पहला वक्तव्य जो है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर अगला दिया आपको ट्विस्टेड पेयर तार क्रॉसटॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए 2 तारों को एक दूसरे में आपस मोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर पहला सही है दूसरा गलत है, इनके ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा हो कि मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID के लिए कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम में दिख रहा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम जो होता है वो आपके यहाँ पर MS वर्ड से संबंधित है, MS एक्सेल से संबंधित है, MS एक्सेल से संबंधित है, MS पावरपॉइंट से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है।
एमएस वर्ड जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट का यहाँ पर इस्तेमाल जो होता है वो आपके प्रेजेंटेशन वगैरह इस्तेमाल बनाने में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो सीधा वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि 1 किलोबाइट खालिस्तान के बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1 किलोबाइट जो होती है वो आपकी यहाँ पर 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, ध्यान रखना 1024 मेगाबाइट के बराबर नहीं होती है। 1024 मेगाबाइट के बराबर तो 1 GB होती है आपकी। ठीक है, 1 GB जो होती है 1024 मेगाबाइट यानी कि 1024 MB के बराबर होती है। और 1024 जो किलोबाइट होती है वो 1024 बाइट के बराबर होती है। और 1024 किलोबाइट जो होती है वो 1 MB के बराबर होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल को में स्पैम किसे कहता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्पैम वो होता है जिसके अंदर आपकी फ्रॉड मेल वगैरह आते हैं। एंड दोस्तों उसको आप किसके अंदर कंसिडर कर दिया जाता है, उसको स्पैम के अंदर गिना जाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन पढ़ोगे वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसे जंक ईमेल या अवांछित वर्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान संदेशों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक सबसेट होता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वही इसका करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसके अंदर जो आपकी फर्जी वगैरह जो ईमेल आता है वो सारे यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि गूगल प्ले स्टोर क्या होता है। दोस्तों बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर बताया था। यह एक एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, स्टोर है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो आप किसी भी ऐप वगैरह को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शन जो ए दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर ये बताया था। एनिमेशन जो फलक होती है इसका उपयोग आप किसी भी एनिमेशन फलक में क्या होता है, आपकी जो साइड में जो स्लाइड वगैरह दिखती है वो आपकी क्या कहलाती है, एनिमेशन फलक कहलाती है। इसके अंदर किसी भी एनिमेशन की सूची देख सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्तियों और कॉलम को दौरान चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्केल टू फिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। सुबह वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है, ग्रिड लाइन कहलाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपके यहाँ पर 7वें वाला जो एग्जाम था उससे पहले जो मैंने आपकी RCT क्लास ली थी उसके अंदर से पूछा गया है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो था मैंने आपको उस टाइम में बोला था कि आप इन क्लासों को देख जाना, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो भी आपके नहीं गया है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको और क्लास के बीच में बताया भी था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचना को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर वेब क्रोलिंग एंड वेब स्पाइडर्स का किया जाता है, इंडेक्सिंग किया जाता है, सर्चिंग का किया जाता है। इनका ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके RCT की 14 मई 2023 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से हुए वो आप हम कमेंट में बता देना। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, जैसे आपकी ऑप्शन आंसर की आएगी। एंड दोस्तों आपका जैसे रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आपने इस वाली क्लास देखी या नहीं वो आप हमें कमेंट में बता देना। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन से हुए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।